नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका के अंकिता सिंह मामले में आगे क्या हुआ? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अब उस केस की क्या स्थिति है। आज उस केस से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें 3 महिलाएं, एक संजीव कुमार जो कि अंकिता के पिताजी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान मानहानि केस की बात कही थी। वो तो अभी कुछ ऑफिशियली जानकारी आई नहीं है, लेकिन फिर भी उस केस के साथ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह दी थी जो औकात से ज़्यादा थी। विनय दुबे सामने आ जाता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, वापस नहीं जाता। महिलाएं तो उससे ज़्यादा उग्र। एक मैडम तो इतना प्यारी प्यारी बातें बोल रही थी, उनको दिल इतना खुश हो गया मेरा देख के। मैंने सोचा उनको तो मुंबई हम ले आएंगे। से मिलो, हम लोग तीनों से मिलो। तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। अब वो दुमका के लेवल की नहीं, अब उनको हम मुंबई ले आएंगे। तो उनको मुंबई लाने की व्यवस्था मैंने कर दी है, उसी की जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अंकिता केस की स्थिति बता दूँ। अंकिता सिंह हत्याकांड में पहला जो सुनवाई कोर्ट में हुआ दुमका के, वो हुआ 23 सितंबर को। उसके बाद 23 सितंबर को कोर्ट में केवल दस्तावेजों का अदला बदली हुआ। कोर्ट के पास जो चार्जशीट की कॉपी थी, जो पुलिस डायरी थी, रिपोर्ट्स थी, वो शाहरुख के सरकारी वकील, सरकार की तरफ से उनको एक वकील दिया गया है, एडवोकेट मंडल जी हैं, उनको वो सारे दस्तावेज सुपुर्द किए गए। पहले दिन कार्रवाई में केवल दस्तावेजों का एक्सचेंज हुआ है अंकिता सिंह मामले में। सरकार ने अभी तक हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो मंजूर नहीं हुई है। जिस दिन हमारी एप्लीकेशन अधिवक्ता के तौर पे, एडवोकेट के तौर पर मंजूर कर ली जाएगी अदालत द्वारा, तो ऑफिशियली निशांत वर्मा जी इस केस की जो बहस है कोर्ट के अंदर, जो पूरा प्रोसेस है, वो निशांत वर्मा जी करेंगे। फिलहाल अभी एडवोकेट मंडल जी इस केस को देख रहे हैं। सरकार की तरफ से दिया हुआ शाहरुख को वकील हैं, तो हम उनका जो भी प्रोसीडिंग है उनका सम्मान करते हैं। दूसरी चीज़, अब अगली जो तारीख पड़ी है वो 27 तारीख पड़ी है। 27 तारीख को क्या होना है? चार्ज फ्रेम किया जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है चार्ज फ्रेम ये होता है कि ये हमारे पास जानकारी आई, ये धाराओं में चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, उसमें हम मंजूरी ले रहे हैं कि इस पे अब हम आगे सुनवाई करेंगे। तो चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया होगी। हमारी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंडल साहब को कि अगर डिस्चार्ज भी अगर वो फाइल कर सकें तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस समय जो पॉस्को एक्ट है इसमें लगाया गया है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था अंकिता के लिए कि क्या अंकिता गर्भवती थी। सवाल था मेरा ये कि क्या वो गर्भवती थी। एक वहाँ की जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उसकी ऑडियो भी मैंने उसमें जोड़ी थी। एक शंका थी, दोनों को भी शंका थी, उस स्वास्थ्य कर्मचारी को भी शंका थी, मुझे भी शंका थी, जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। ये इसलिए पहुँचाया था क्योंकि जो पॉस्को एक्ट होता है, एक्चुअली पॉस्को का मतलब ये होता है कि जो नाबालिग बच्चियां होती हैं, जो 18 साल से नीचे की बच्चियां होती हैं, उनके साथ कोई भी शारीरिक तौर पर, सेक्सुअल तौर पर कोई भी अगर अब्यूज़ होता है, कोई भी गलत हरकत उनके साथ होती है, तो उस पर कार्रवाई, उस बच्चियों को संरक्षण मिले, इसके लिए पॉस्को बनाया गया था। ये तब होता है जब उस बच्चियों के साथ शारीरिक तौर पर, सेक्सुअल तौर पर अब्यूज़ किया जाए या कुछ हरकतें ऐसी की जाए जिससे उनकी अस्मिता को, उनके शरीर को दिक्कत हो। ये पॉस्को का मतलब होता है। मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि मैं भी जब ये अदालत में मामला रखूंगा तो मुझे अंकिता के भी पक्ष का जवाब चाहिए था। आप जानते हैं मैं उनके परिवार के पास नहीं गया था, जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास, उनकी जो बयान थे, कम से कम 50 वीडियोज़ उन्होंने इंटरव्यू दिए, सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड पे है। जब अंकिता के पिताजी से मुझे ये सुनना था कि क्या अंकिता और शाहरुख के बीच में कोई शारीरिक संबंध थे, इसको लेके जिस तरह से वो मानहानि की तरफ जा रहे हैं, स्वागत है, उनका जाना चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए ओपन है, दरवाजे ओपन है, मेरे लिए भी हैं, उनके लिए भी हैं। तो उनका स्वागत करता हूं अगर वो कोर्ट जाकर मानहानि मुकदमा करते हैं तो। दूसरा चीज़, मुझे उनके मुंह से ये जानना था कि क्या इस तरह की कोई हरकत शाहरुख ने अंकिता के साथ की है। उनके बयानों से अब क्लियर हो गया कि शाहरुख ने कभी भी अंकिता को शारीरिक तौर पर, ऐसा अंकिता के पिताजी का बयान है कि कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। इसका मतलब पॉस्को का अब दायरा इनके लिए ख़त्म हो जाता है। मैं जो चीज़ इनके मुंह से निकालना चाहता था मैंने इनको उकसाया,
और इन्होंने वही गलती कर दी जिसकी अपेक्षा मुझे चाहिए थी। ये चीज़ मैंने जानबूझकर सोशल मीडिया पे रखी ताकि मुझे पता था इससे उनके परिवारों को थोड़ी सी तकलीफ होगी और वो जो हकीकत है वो बाहर लाएंगे। मुझे उनका बयान चाहिए था इस मामले पर, गर्भवती मामले पे। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और अंकिता के पिता के मुंह से वो बयान अपने आप निकला और वो मैंने रिकॉर्ड करके अब अदालत में उसको हम पेश करेंगे कि जब उस लड़की के साथ सेक्सुअल तौर पर कोई हरकत नहीं हुई है तो आपने पॉस्को कैसे लगाया। दूसरा, हमारी सबसे मजबूत केस के लिए सबसे मजबूत जो पॉइंट है वो अंकिता के पिता ने स्वयं उन्होंने मुझे दे दिया। धन्यवाद संजीव कुमार जी। अब आते हैं दूसरे मसले पर। उस वीडियो में जिस तरह से धमकियां दी गई विनय दुबे को, जिस तरह से वो महिलाएं जो थी उग्र थी, मैं तो बहुत क्यूट सी मैं तो बहुत अच्छी तरीके से, वो एक महिला थी जो बहुत उग्र थी, इतना प्यारी प्यारी बोली, मेरे को तो दिल पे लग गया। मैं बोला हाय, आपकी बातें इतनी दिल पे लगी हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की हैं, तो आपको तो मुंबई लाना चाहिए। मेरे दिमाग में इच्छा जागी कि नहीं, इस महिला को हम मुंबई लाएंगे और इनका सम्मान करेंगे। तो मैंने व्यवस्था कर दी। मैंने 24 तारीख को, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, 24 तारीख को मैंने एक ईमेल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को किया। ये तो धन्यवाद है महाराष्ट्र सरकार का कि मेरी बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो चीज़ें होती है उसमें मैं बहुत सक्रिय रहा हूँ हमेशा से। तो मेरी बातों को गंभीरता से वो लेते हैं। और देखिए ना क्या हुआ, 24 तारीख को मैंने रात में, मतलब भोर में 3:50 पे एक ईमेल के माध्यम से अपनी बात महाराष्ट्र सरकार के सामने रखी। ये महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर वीडियो के अंदर चप्पल से मारने और बाकी चीज़ें मुझे धमकी के तौर पर दी हैं, क्योंकि विनय दुबे महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता, महिलाओं को गाली नहीं देता। मेरा तरीका अलग है। मैं महिलाओं को सहसम्मान पुलिस की कस्टडी में उठवा के उनको यहाँ पर मुंबई बुला के, मेरा तरीका अलग है, सम्मानजनक तरीके से। मैं आपकी अस्मिता से नहीं खेल सकता। तो मैंने क्या किया, जो अधिकार आपको मेरे खिलाफ मानहानि केस करने के लिए था, उसी कानून में वही अधिकार मुझे भी था कि मैं आपके ऊपर FIR दर्ज करूं। और महाराष्ट्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं, खासतौर पे मुख्यमंत्री साहब का, जिन्होंने इस संज्ञान में लेते हुए, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे तो रिप्लाई है एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के कार्यालय से कि आपका ईमेल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ और इसकी कार्रवाई के लिए, ये FIR के बाद की आपको मैं दे रहा हूँ, इसकी कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेज दिया गया है। अब गृह विभाग की तरफ से मुझे दूसरा मेल आया जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि आरोपी भाग जाते हैं। ये कैसे होते हैं ना, चुटपुइया नेता हैं, गली कुचे के नेता हैं। अब इसमें आरोपी कौन कौन है, जरा मैं डिटेल आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले आरोपी जो मैंने बनाया है वो है संजीव कुमार, अंकिता के पिता को। जिस तरह से वो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे थे, जिस चीज़ों को, मैंने कभी आपको गलत शब्द नहीं कहा। अंकिता की सच्चाई मैंने देश के सामने लाना था। आपके चाहने से शाहरुख को फांसी नहीं होगी जब तक अदालत में सबूत, गवाह और सारी चीज़ें मैच न कर जाए। मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, आपकी बेटी गई है, मेरी भी संवेदनाएं अंकिता के साथ है, लेकिन आपको संयम रखते हुए ये चीज़ें रखनी चाहिए थी अदालत के अंदर, ना कि सोशल मीडिया पे। तो पहले आरोपी जो हैं वो संजीव कुमार हैं, पता जहुराडी का है इनका, दुमका। इसके बाद जो दूसरी आरोपी इसमें मैंने बनाया है वो हैं प्रिया सिंह जी। इनका भी बहुत रोचक इतिहास रहा है, समाज सेविका हैं अपने आप में। उसके बाद में इनका कोई स्थानीय ठिकाना नहीं रहता। मैंने यहाँ के पुलिस ने वहाँ के पुलिस से कांटेक्ट किया तो उनको पता चला कि ये महिला यहाँ पर भाड़े पे रहती है। इनका खुद का कोई स्थायी पता नहीं है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। मतलब इनकी हालत जो है, आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। मैडम प्रिया सिंह जी, प्रिया सिंह वही हैं जो वो चप्पल वाली बात कर रही थी कि विनय दुबे की क्या औकात है, क्या उखाड़ लेगा। वही लेडी खास तौर पर मेरे यहाँ पे लगी हैं, तो मैं उनको मुंबई बुलाकर दिखाता हूँ कि मैं क्या कानूनी तौर पर कर सकता हूँ सम्मानजनक तरीके से। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं था, आपने पड़ी लकड़ी उठा ली है तो अब विनय दुबे की बारी है। तो मोहब्बत से, प्यार से, सम्मान के साथ आपकी अस्मिता को कोई ठेस नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता। महाराष्ट्र पुलिस जाएगी, आपको हथकड़ी लगाएगी दुमका से और वहाँ से उठा के लाके, और एक लंबा समय आपको मुंबई में बिताना है, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एक केस में शायद आपको जमानत मिल जाए, उसके बाद तैयारियाँ हैं मेरी कि आप एक अच्छा समय मुंबई की महिला कारागार में बिताएं। दूसरी आरोपी इसमें है। उसके बाद तीसरी आरोपी हैं
पुष्पा सिंह, जो वाइट कलर में जो मुझे कांग्रेस लिए, तो कांग्रेस का मुझे जो एजेंट कह रही थी, कीड़े मकोड़े कह रही थी, वो पुष्पा सिंह के ऊपर यहाँ पर मामला दर्ज किया। ये पहले जेएमएम में थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। इनका एक बेटा था जो मसानजोर डैम के पास 30 किलोमीटर दुमका से पड़ता है, वहाँ पे चलाता था, लेकिन आदिवासी एक्ट में इनका बेटा जेल में है इस समय। एक बेटी थी बेचारी जिसका मर्डर हो गया रांची में। इनके पति जो हैं अनिल सिंह जी, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दुकान है उनका गांधी मैदान में। तो पुष्पा सिंह जो हैं वाइट ड्रेस में थी, उनके ऊपर ये तीसरी आरोपी हैं। चौथी संभावित आरोपी में मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैंने संभावित आरोपी में भी नाम डाला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं। उनका जो नाम है, हाँ, नीतू झा जी, श्रीमती नीतू झा जी, सम्मान के साथ महिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी मोर्चा की। LIC कॉलोनी ग्रांट स्टेट दुमका में रहती हैं। तो मैंने नामजद ये 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 24 तारीख को मामला दर्ज हो गया। विभाग जो है गृह मंत्रालय अब इस पर कार्रवाई करेगा। तो मेरी तरफ से आपको स्वागत है मुंबई में। आप आइए, हमारी भी सेवा का मौका लीजिए। आप लोगों ने जिस तरह से अपनी दिल की ख्वाहिशें निकाली थी विनय दुबे, उसे ज़रूर पूरा करेगा। तो ये रही अपडेट फ़िलहाल मेरी तरफ से, और मैं धन्यवाद करता हूँ महाराष्ट्र सरकार का, जिस तरह से मेरी बातों को संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया। अभी तक तो मानहानि 1 हफ्ता हो गया वीडियो चल रहा है, कभी कोई सूचना नहीं है, ना कोर्ट के अंदर ये विषय मेरे वकीलों के माध्यम से पता कर पाया कि कोई लॉगिन भी हुई है, एप्लीकेशन भी गई है। खैर, आएगा तो उसका मैं निपटूंगा। और मानहानि केस ऐसा होता है, आपको याद दिला दूं कि विश्व का जो दूसरा नंबर का सबसे अमीर इंसान है ना, दूसरे नंबर का, माननीय गौतम अडानी जी, गौतम अडानी जी ने भी विनय दुबे के ऊपर मानहानि केस किया हुआ है 5 करोड़ का। विनय दुबे के ऊपर विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी का मानहानि का केस चल रहा है 2020 से। आज तक वो इंसान मुझे जेल नहीं पहुंचा पाया। दुमका में ये एक खाटू सा माइक लगाकर ये चारों मुझे जेल और हथकड़ी कराना चाहते थे। मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे हथकड़ी लगवाइए, मुझे घसीटते हुए ले जाइए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं तो मैं मुंबई लाते हुए आपकी वीडियोस और फोटोज़ जो होंगे ना, वो सोशल मीडिया पे हम दिखाएंगे कि देखिए स्वागत ऐसे किया जाता है विनय दुबे स्टाइल। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को इस तरह से? आप अपनी बातें रखते सम्मानजनक तरीके से रखे। मैंने अंकिता की बात रखते हुए कभी भी अपमान नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि अंकिता का कैरेक्टर ख़राब था, मैं तो बहन ही कह के उसको बात करता था। लेकिन आप लोगों ने भावनाओं में बहकर आपको लगा कि सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी। ये जितने भी लोग हैं ना, इनका ज़मीनी स्तर दुमका में कोई अस्तित्व नहीं है। पुलिस कांस्टेबल को कम से कम, पुलिस अधिकारियों को कम से कम 10 बार सोचना पड़ा कि जो नाम दे रहे हैं ये है कौन। ये जानकारी वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से निकाल कर आ गई, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई। जो दुमका वाले हैं वो जानते होंगे। इसमें जो मैडम हैं जो बहुत फुदक रही थी, प्रिया सिंह जी, ये वो लेडी हैं जो भाड़े के मकान पे रहती है। समझिए, ये नेता बनेंगी। नेता बनने के लिए लोग यहाँ क्या क्या नहीं करते मैडम। आप नेता बन गई। यहाँ से विनय दुबे के मुंह से जबान पे आपका नाम आ गया, आप नेता बन गई। मुंबई आएंगे तो अभी काफ़ी समय बिताना है आप लोगों को मुंबई की महिला कारागार में। मैं स्वागत करता हूँ तमाम लोगों का, आपका मुंबई में स्वागत है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। नीतू झा जी शायद एक बार स्किप भी कर जाए, क्योंकि उनके मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकला था, लेकिन मैंने जांच के लिए उनका भी नाम दिया हुआ है। तो नीतू झा जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत संयम तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन बाकी जो थी, इन्होंने भावनाओं में बहकर अपना भविष्य के हथौड़े लगा दिए। तो विनय दुबे स्वागत करता है जी, आइएगा कभी मुंबई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।